हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब। कैसे हैं आप सब? बेटर में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज प्रियंका पंजाबी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद 98 परसेंटाइल इन लेबर वेलफेयर। करंटली आई एम वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन बीबीआईबी डिपार्टमेंट। सो फ्रेंड्स, आज आपके लिए जो है मेरे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है। आपका जो री एग्जाम होने वाला है उसकी डेट जो है वो अनाउंस हो गई है। अभी अभी जो है एनटीए ने नोटिस रिलीज किया है। आपका जो एग्जाम की डेट है बिटवीन 21 अगस्त टू जो है 4 सितंबर के बीच में आपकी कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम होने वाला है। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। आप फिर से एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए। जब आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था मैंने आपको बोला था कि आप पेशेंस रखो, री एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होना चाहिए क्योंकि उसमें बायसनेस होने के चांस बहुत ही कम होते हैं। तो फिर से आप उसी एंथुजियाज्म के साथ में प्रिपरेशन को स्टार्ट करो। एंड अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। सो पहले हम जो है डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन आपके सामने है डेटा इंटरप्रिटेशन का। The following table shows the percentage by a company in the year 2020 and 2021। तो ये टेबल में आपको 2020 एंड 2021 में जो कंपनी ने प्रोड्यूस किए हैं आइटम उसका परसेंटेज दिया गया है बाय द कंपनी इन द ईयर 2020 एंड 21। तो 2020 में कंपनी में टोटल आइटम प्रोड्यूस किए 48,600 एंड 2021 में इसका जो डेटा है 62,500। 62,500। So let us discuss question number 1. What is the number of items C produced in the year 2020 and 21? तो C का हम देख लेते हैं परसेंटेज। तो C का जो परसेंटेज है 20 में 17 एंड 21 में 18। 48,600 इसका 17% हम निकालेंगे। एंड ये जो हमारे पास 21 का डेटा है 62,500, इसका हम 8% मेजर करेंगे। इसकी जो डिजिट आएगी उसको ऐड करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। राइट। तो जब हम इसका 17% निकालते हैं तो ये आता है 8,262। 8,062। एंड जब हम 62,500 का 8% मेजर करते हैं तो 5,000। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास डिजिट आती है 13,262। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। The number of items of type P produced in 2020, approximately what percentage number of items B produced in the year 2022? तो आपका बी में पूछा गया है परसेंटेज। राइट। तो बी में हम देख लेते हैं कितना परसेंटेज है। बी में आपके पास परसेंटेज है 18 एंड 15। 18 एंड 15। सो 2020 में आपके पास जो डेटा है 48,600, उसका जब हम 18% निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 8,748। 2021 में हमारे पास टोटल जो आइटम प्रोड्यूस हुए थे 62,400, इसका हम निकालते हैं 15,000, तब हमारे पास वैल्यू आती है 9,375। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स। अब जब हम 9,375 में से 8,745 को माइनस करते हैं तो वैल्यू आती है 627। 627
अब हमें पूछा गया है 21 में। अब ये जो डेटा है आपके पास ये है 21 एंड ये है 2020। तो हमसे 21 में पूछा गया है, इसलिए हम निकालेंगे वैल्यू 21 की 100। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 93%। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आइटम D produced in 2020 to the number of items F produced in the 2021। आपसे यहाँ पर इस DI का रेशो का क्वेश्चन पूछा गया है। तो देख लेते हैं हम D ने जो है वो कितना प्रोड्यूस किए हैं। तो D का जो परसेंटेज है वो दिया गया है टेबल में 20, राइट। अब हमारे पास D का जो परसेंटेज है 2000, ये 2020 में जो परसेंटेज है वो 20 एंड 2021 में है 24%। अब हम इसको डायरेक्टली जो है रेशो को मेजर कर लेंगे, राइट। 0 से 0 कट हो जाएगा, राइट। तो हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 81 एंड यहाँ पे हो जाएगा 125। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, what is the total number of items of types A, B, C produced by the company in 2020। आपसे 2020 एंड 2021 का A, B, C में कंपनी ने कितने प्रोड्यूस किए वो पूछा गया है, राइट। तो 2020 में एंड 2021 में A, B, C का तीनों का पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप ये गलती मत करना कि पहले हम ए का परसेंटेज जो है कैलकुलेट करके ए का निकाल रहे हैं, फिर बी का निकाल रहे हैं, सी का निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब भी आपसे ऑल टुगेदर परसेंटेज पूछा जाता है तो आप ए बी सी का परसेंटेज जो है वो प्लस कर लो एंड उसके बाद आप मेजर करो। तो हाँ, आइए हम देख लेते हैं ए बी सी का आपका परसेंटेज कितना आ रहा है। 20 में ए बी सी, 20 में अगर हम ए बी सी देखें तो 17, 18 एंड 17। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 7 और 8 15, 7 22, ये हो जाएगा हमारे पास 52। अब हम देख लेते हैं 2021 में, तो ये है 18, 15 एंड 8 और 8 16 एंड 5, ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास ये हम टोटल कर लेंगे। 20 में आ रहा है 52% और 21 में आ रहा है 41%। तो ये 52% हमारे पास टोटल दिया गया है 48,600। इसका हम डायरेक्टली तीनों को ऐड करके जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 25,272 एंड 2021 में 62,500 को जब हम 41% से मेजर करेंगे तो ये आ जाएगा 25,625। तो जब हम इसको ऐड करेंगे 25,272 एंड 25,625, तो ये हो जाएगा 7 9 8 50,897। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ टाइप्स ई प्रोड्यूस इन द ईयर। टाइप ई के आपसे पूछा गया है 21 में, is what percentage for more than that of number of items C produced in the year 2021। आपसे E और C का 2021 में पूछा गया है। तो हम देख लेते हैं टेबल में E और C का 2021 में कितना दिया गया है। तो 2021 में आपके पास C का जो डेटा है वो 17% है, सॉरी 8% है C का, एंड E जो है हमारे पास 18% है। C 8%, E 18%। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स मोर देन, तो हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। C का हमारे पास था 8% एंड 18%। अब हम डायरेक्टली इसको माइनस करेंगे। 18 माइनस 8 हमारे पास कितने बचे? 10, राइट, 10। अब आपसे जब भी क्वेश्चन में इस टाइप के मोर देन और लेस देन के क्वेश्चन पूछे गए हों
तो आप माइनस करने के बाद नीचे अगर आपसे मोर पूछा गया है तो कम वाली वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ पर रख देंगे हम 8। अगर आपसे यहाँ पर लेस पूछा गया होता तो हम माइनस करके नीचे जो है वो बड़ी वैल्यू यानी कि 18 को रखते। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया 1000/18। जब 8 1 जा 8 2 जा एंड 16, तो ये आ जाएगा 125। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन है ये आपका फालिसी का क्वेश्चन है। पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे। Mr. Kubra is a murderer because the wrongfully killed someone. Which policy is committed in the following argument? Option number 1, beginning the question. Option number 2, ad hominem, hasty generalization and equivocation. वो कह रहे कि मिस्टर कुबरा जो है एक मर्डरर है, क्राइम किया है उसने। बिकॉज द रॉन्गफुली किल्ड सबन, ऑब्वियसली अगर वो मर्डरर है, उसने मर्डर किया है, तो रॉन्गफुली ही किसी को किल्ड किया होगा। तो जब इस टाइप से घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को पूछा जाए तो इसे हम बोलते हैं बिगिनिंग द क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट होगा। एड होमियम तो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं किसी स्टूडेंट को बोलूं कि डेली आप क्लास में लेट आते हो, तो मैं भी डेली लेट आती हूँ, बट मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ कि आप लेट आते हो, तो वो बोले कि मीन्स पहले दूसरे के ऊपर, दूसरे के कैरेक्टर में उंगली उठाने से पहले आप अपने को देखो, उसे हम बोलते हैं एड होमियम पॉलिसी। हैस्टी जनरलाइजेशन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रिया खराब है तो मैं ये जज कर लूं कि इस वर्ल्ड में जितनी भी प्रिया नाम की लड़की हैं वो सारी जो है वो अच्छी नहीं है, तो इसे हम हेस्टी जनरल। इक्विवेकेशन मींस इक्वली सबको ट्रीट करना। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बैगिंग द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। According to classical Indian school of logic Nyaya, which policy is committed in the following statement? The hill has fire because it is knowable. यहाँ पे बोल रहे हैं कि हिल पे जो है वो आग है, हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नॉएबल। अगर हिल के ऊपर आग लगी है वो आपको पता है, दैट मीन्स कि वो कॉमन है, उसे हम बोलेंगे साधारणा। अगर आप बाधिता मीन्स किसी भी चीज में रुकावट बनना, फॉर एग्जाम्पल आग, अगर मैं आपसे बोलूं आग ठंडी होती है, फायर इज कूल, फायर इज कूल, विंटर इज हॉट, इस टाइप से जब मैं अपोजिट वर्ड को बोलूं कि फायर इज कूल, फायर इज वाटर, तब हमारा जो ऑप्शन होगा वो बाधिता होगा। यहाँ पे बोला गया है हिल हैज फायर बिकॉज इट इज नॉएबल। हिल पे फायर है मतलब ये सबको पता है, दैट मीन्स कि इट इज कॉमन, दैट इज योर आंसर इज साधारण। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज 5 to 7 को बोला जाता है टी इज हॉट। 28 मीन्स हॉट मिल्क, 859 मीन्स मिल्क इज डेंस। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 को हम मेजर करके देखेंगे कि किसमें वर्ड जो है वो कॉमन आ रहा है। तो 5 to 7, अब आप देखो 5 किसमें, 5 जो है ए में भी है और सी में भी है। अब हम देखेंगे इसमें क्या मैच हो रहा है, टी इज हॉट, मिल्क इज डेंस, तो यहाँ पे इस जो है वो कॉमन है, तो इसका हो जाएगा 5। अब हम देखते हैं किसमें, अब इसमें 2 कॉमन है और इसमें 2 कॉमन है, राइट। अब हम टी एंड हॉट, तो ये हमारा हॉट का हो जाएगा 2, राइट। अब ये 2 हो गया हॉट, दैट मीन्स कि टी का हमारे पास हो जाएगा 7, राइट। अब हमें टी का मिल गया 7, अब हमें डेंस आइडेंटिफाई करना है। तो इसका तो हमें पता है ऑलरेडी 2 है, तो मिल्क का यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे 2 किसका हो गया, हॉट, तो ऑब्वियसली मिल्क का हो जाएगा 8। अब हमारे पास मिल्क का भी हो गया 8, तो ऑब्वियसली डेंस का हो जाएगा 9। तो टी का हो जाएगा 7 एंड डेंस 9। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। Since all professors are competent and no competent people are underpaid, therefore no professors are underpaid, which formal policy is committed in the above arguments?
Option number one, undistributed middle, affirming the consequent, denying the incident, and existential fallacy. फ्रेंड्स, हमारे पास टू टाइप की पॉलिसी होती है, एक फॉर्मल पॉलिसी एंड इनफॉर्मल पॉलिसी. लास्ट क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया बैगिंग द क्वेश्चन, वो होगी इनफॉर्मल पॉलिसी. फॉर्मल पॉलिसी जो आपका स्क्वायर ऑफ अपोजिशन होता है, मैं आपको डिस्कस करती हूँ. AEIO जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये हमारी अगर इस टाइप की पॉलिसी है, इसमें एग्जिस्टेंशियल या मिडिल टाइप की पॉलिसी आ रही है, तो हम उसको बोलते हैं फॉर्मल पॉलिसी. राइट. अब यहाँ पे सिंस ऑल प्रोफेसर्स आर कॉम्पिटेंट, हमारे पास यहाँ पे होता है एक सब्जेक्ट एंड एक प्रेडिकेट. अब यहाँ पे हमारे पास मिडिल टर्म ही डिफाइन नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे सिंस लगा हुआ है, तो दैट मीन्स अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल इज योर आंसर. क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में होना चाहिए ऑल प्रोफेसर्स आर कॉम्पिटेंट. राइट. तो हमारे पास एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट, एक होता है मिडिल टर्म. बट यहाँ पे सिंस लगा हुआ है, मिडिल टर्म जो है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है. ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर. फ्रेंड्स, हमारे पास स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में फोर वर्ड होते हैं, AEIO. जैसा कि मैंने आपको बोला है, A मीन्स ऑल, E मीन्स नो, I मीन्स सम, एंड O मीन्स सम नॉट. राइट. अब यहाँ पे ये जो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है उसे बोलते हैं हम A. राइट. जितने भी ऑल वाले वर्ड होते हैं उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल. राइट. ऑल. एंड नो को बोलते हैं यूनिवर्सल. सम वाले होते हैं उसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर. अब यूनिवर्सल मीन्स से ऑल ARB ये होता है. अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव. तो ऑल ARB में जो सब्जेक्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है. यहां पर टिक मार्क लगा है तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड एक्स का जो क्रॉस लगा है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है. यूनिवर्सल नेगेटिव मीन्स नो ARB मीन्स ये यूनिवर्सल तो होगा. राइट. जिसमें सम लगा होता है वो पर्टिकुलर होता है. ऑल ARB यूनिवर्सल है, बट नो लगा है तो वो नेगेटिव. तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो होता है, यूनिवर्सल में सब्जेक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एंड प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है नेगेटिव में. नो में जो है बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड. अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पर्टिकुलर अफर्मेटिव मीन्स सम ARB. यहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एंड प्रेडिकेट भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड होगा. इसमें दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसमें ओनली सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, एंड पर्टिकुलर नेगेटिव मीन्स सम AR नॉट B. तो ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, इसमें सिर्फ प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. राइट. तो हम ऑल की बात करें तो ऑल में ओनली सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऑल में सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड. नो में बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड. एंड सम पर्टिकुलर अफर्मेटिव सम ARB में बोथ आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड. राइट. सम ARB सम BRA दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, हम किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. पर्टिकुलर नेगेटिव में सम AR नॉट B, ओनली प्रेडिकेट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है. राइट. So may I hope that this concept is clear to you. Next question. Next question. Question number 10. The major suggestion of Ramamurthy Committee on Education were option number A, derecognition of the UGC, abolition of agriculture universities, decentralization of higher education, focus of universities on teaching of postgraduate classes and research, in-service training for university and college teachers to improve quality and teaching. अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेजर कौन से सजेशन थे रामामूर्ति कमेटी के
एजुकेशन को लेके। तो रामामूर्ति कमेटी ने डी रिकॉग्निशन की बात कभी भी नहीं कही थी, ना ही उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को अबॉलिश करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हायर एजुकेशन में डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। डिसेंट्रलाइजेशन का मीन्स होता है पावर ऑफ अथॉरिटी ओनली वन पर्सन के पास नहीं होना चाहिए, हमें उसको जो है डिसेंट्रलाइज मीन्स वन और मोर पर्सन के पास होना चाहिए। फोकस ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑन टीचिंग ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट क्लास ऑन रिसर्च, इन्होंने फोकस किया था यूनिवर्सिटीज के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस एंड द रिसर्च। इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर यूनिवर्सिटी एंड क्लास टीचर्स टू इम्प्रूव, इन्होंने कहा था कि यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ टीचिंग को जो है इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो सी डी ई ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। सो 10 का आंसर हो जाएगा थर्ड, सी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज टू, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या फोकस था? जनरल एजुकेशन, प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन एंड टीचर एजुकेशन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका आया था 1951 में, 1956 तक ये चला था। इन्होंने हायर एजुकेशन में फोकस किया था प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, National Board of Accreditation NBA is interested with ensuring quality assurance in the discipline of humanities, architecture, engineering and technology, natural science and management. फ्रेंड्स ये जो NBA बॉडी है ये 1994 में स्टैब्लिश हुई थी। ये जो बॉडी है AICT, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सेक्शन नंबर 10 यू के अंदर जो है इसको स्टैब्लिश किया गया था, एनबीओ को, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो एनबीए जो है एक ऑटोनॉमस बॉडी है, एआईसीटी जो है वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जो किसी लेजिस्लेशन और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू स्टैब्लिश की गई है, जिसका किसी लेजिस्लेशन में मेंशन है। एआईसीटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, एनबीए इज अ ऑटोनॉमस बॉडी। एनबीए जो है वो एआईसीटी के अंडर में वर्क करता है, जो सेक्शन 10 यू के अकॉर्डिंग जो है स्टैब्लिश किया गया था। किसके फील्ड में ये स्टैब्लिश हुआ था? इंजीनियरिंग के लिए, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, तो मैनेजमेंट, तो इनके असेसमेंट के लिए एनबीए को स्टैब्लिश किया गया था, राइट। सो ऑप्शन हमारे पास हो जाएंगे, ह्यूमैनिटीज में नहीं आएगा क्योंकि अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ह्यूमैनिटीज में अगर एनबीए नहीं आएगा तो ह्यूमैनिटीज किसके अंडर में आएगा? ह्यूमैनिटीज आता है आपका नेक के अंडर में, नेक, नेशनल असेसमेंट ऑफ एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो किसके अंडर में आता है? यूजीसी के। एनबीए किसके अंडर में आ रहा है? जितने भी हमारे इंडिया में टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वो एआईसीटी के अंडर में आते हैं। जितने भी नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज नेक और यूजीसी के अंडर में आते हैं। तो नेक भी ऑटोनोमस बॉडी है और एनबीए इज ऑल्सो ऑटोनोमस। तो ह्यूमैनिटीज किसके अंडर में आता है? नेक। आर्किटेक्चर आता है हमारा एनबीए में। इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, टेक्निकल से रिलेटेड जितने भी कोर्सेस है उसको एनबीए असेस करता है। जैसे आपके हो गए बीकॉम या फिर सॉरी बीए या ह्यूमैनिटीज आर्ट से रिलेटेड जो होंगे उसको नेक असेस करेगा। नेचुरल साइंस, बीएससी, ये इनको असेस करता है नेक, ये नहीं होगा। मैनेजमेंट इज ऑल्सो असेस बाय द AICT. तो BCE is the right answer. Option number second is the right answer. Question number 13. Takshila was one of the chief center of imparting. Option number 1. Veterinary science, trade and commerce, international relation and medical science and surgery. तो तक्षशिला जो है वो किसका चीफ सेंटर था? चीफ सेंटर ऑफ इम्पार्टिंग मेडिकल साइंस एंड सर्जरी के लिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो है वो फेमस थी। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. Which one of the following is excluded from the list of communication barriers?
ऑप्शन नंबर 1 फिजिकल, 2 सेमेंटिक, फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल। फ्रेंड्स, बैरियर्स का मीन्स क्या होता है कम्युनिकेशन में? बैरियर का मीन्स होता है जो हमारे कम्युनिकेशन में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, राइट? या फिर हम बोल सकते हैं बाधा बनते हैं हिंदी में, हर्डल्स। तो उसे हम बोलते हैं जो हमारे कम्युनिकेशन को इनइफेक्टिव बनाता है, अच्छे से नहीं होने देता है। फिजिकल, प्लेस, टाइम, इन्वायरमेंट, इस टाइप के जो बैरियर होते हैं वो होते हैं फिजिकल। सिमेंटिक, फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे बोल रही हूँ योर प्रिंसिपल, मैं आपसे पूछ रही हूँ प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल, स्कूल वाले जो हमारे प्रिंसिपल हैं, एक होते हैं आपके प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला, आपके अधिकार। एक होता है हमारे पास राइट, मीन्स आपके अधिकार, एक होता है राइट। एक होता है हमारे पास नो, ये भी होता है नो। मैं आपको बोल रही हूँ नो, देन यू अंडरस्टैंड KNOW। तो जब हमारे वन ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट, वन प्रोनाउंसिएशन के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग सेम प्रोनाउंस होते हैं, या फिर कोई पर्सन को हम कोई बात बोलते हैं बस उसका वो मीनिंग कुछ और निकालता है, तब उसे हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। फिलोसफिकल, आपका किसी भी टाइप का कोई बैरियर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कम्युनिकेशन बैरियर, तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। साइकोलॉजिकल बैरियर आपके रिलेटेड होते हैं इमोशन से, माइंड, राइट? दिस इज साइकोलॉजिकल बैरियर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, कोई क्वेरी आता है, तो विदाउट हेजिटेशन आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी आपका जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 15, अ हॉट मीडियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन मैकेनिकल कंपोनेंट्स, लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन, इट एनवेलप्स only one sense, large amount of information supplies, high audience participation। हॉट मीडियम जो होता है वो नो मैकेनिकल कंपोनेंट्स का यूज नहीं होता, इसमें मैकेनिकल कंपोनेंट्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल मास मीडिया, राइट? मास मीडिया में लार्ज ऑडियंस होती है, जिसमें हम मैकेनिकल यानी कि टेक्नोलॉजी कंपोनेंट का यूज करते हैं, तो वो होते हैं हमारी हॉट मीडियम। तो लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन, जिसमें कि हम पर्सन को प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे साथ में जुड़े या कांटेक्ट करे, तो यहाँ पे हो जाएगा लो ऑडियंस पार्टिसिपेशन। मींस ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कम्युनिकेशन कर रहे हो। अगर किसी पर्सन को पसंद आता है तो वो ज्वाइन करेगा, अगर नहीं आता है तो नहीं करेगा। इट एनवेलप्स ओनली वन सेंस, ये वन सेंस में इसीलिए जाता है क्योंकि मास मीडिया वन वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल टीवी, रेडियो, टेलीविजन, क्या हम टीवी को रिप्लाई कर सकते हैं? नो, रिप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं तब आप चैट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन आप टीवी में रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो वो मास मीडिया होता है। इट एनवेलप्स ओनली वन सेंस, लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, या जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सप्लाई होती है, सो हाई ऑडियंस पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होता है, बिकॉज इट्स डिपेंड्स, राइट? B, C, D. Option second is the right answer. Question number 16. Halon's kind of ozone depleting substances was essentially and widely used in refrigerators, air conditioners, aerosol spray, propellants, fire extinguish। तो यहाँ पर हेलोन्स काइंड ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस ज्यादातर होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, aneutrophic lack। Option number A, enrich in nutrients, in poor organic matter, had high algal blooms, enriched in dissolved oxygen,
हैज नो इशू विद सर्वाइवल ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ कि यूट्रोफिक हम किसको बोलते हैं। आपने रिवर तो देखी होगी, राइट? लेक भी आपको पता है, सी भी आपको पता है। आपने देखा होगा कि रिवर और सी में ग्रीन ग्रीन कलर की इस टाइप से जो है वो ग्रीनरी हो जाती है, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं काई, राइट? इंग्लिश में जिसको हम बोलते हैं एल्गल, एल्गल ब्लूम्स, राइट? तो आपने देखा होगा ये काई जम जाती है अगर सी में और रिवर में या लेक में प्लांट लगे होते हैं। तो जो वो प्लांट के जो ग्रीन लीव्स हैं या उनके जो रूट हैं वो रिवर में स्प्रेड हो जाते हैं और वो काई वहां पे जम जाती है, जिससे हमारा जो पैर होता है वो स्लिप करता है। तो वो एल्गल ब्लूम्स होता है, राइट? उसे हम बोलते हैं यूट्रॉफिक लैक, यूट्रॉफिक लैक। अब यहाँ पर प्लांट्स की वजह से वहां पे ग्रीनरी होती है। आपने देखा होगा जिस लेक में ग्रीनरी होती है वहीं पर एल्गल ब्लूम्स होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की। तो जो ग्रीन होता है तो ऑब्वियसली अगर वो उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, न्यूट्रिएंट्स, राइट? पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर, इसमें हाई एल्गल ब्लूम्स होती है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं होती हैज नो इशू विद सर्वाइवल ऑफ फिश। अगर ग्रीनरी होती है, इस टाइप की कंडीशन होती है, तो हमारी जो फिश होती है उनको सरवाइव करने में प्रॉब्लम होती है, राइट? तो उनको सरवाइव करने में क्या होती है? प्रॉब्लम होती है। एक्यूटिव लाइफ का मीन्स होता है हमारे मराइन रिसोर्सेस, मराइन रिसोर्स, मराइन रिसोर्सेस मीन्स फिश जो पानी में रहते हैं, वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, मराइन रिसोर्सेस। तो इस टाइप की जब ग्रीनरी लैक में हो जाती है तो उसमें न्यूट्रंस जो होता है, न्यूट्रंस तो रिच होता है और इसकी वजह से एल्गल ब्लूम्स भी होता है। बट ये पुअर ऑर्गेनिक मैटर्स नहीं होता, ये रिच ऑर्गेनिक मैटर होता है, राइट? तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं होती, यहाँ पे सॉल्ट ऑक्सीजन होती है। सो हैज नो इशू विथ, यहाँ पर नो नहीं होना चाहिए था, इशू होता है सर्वाइवल ऑफ द फिश, क्योंकि एनिमल को वहां पे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, उनको ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, ये उनकी लाइफ को स्पॉइल करता है। सो ए एंड सी इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन को जो है हमने बहुत ही अच्छे से तोड़ मड़ोड़ के आंसर दे दिया है। मैं आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। Question number 18. Next question. Question number 18. The field of study concerned with the construction of thoughts process, including remembering, problem solving and decision making is called. क्वेश्चन में पूछा गया है ऑप्शन नंबर 1 कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पेडागोजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड कनेक्टिविज्म। कौन सी फील्ड ऑफ स्टडी है जो कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट्स प्रोसेस, थॉट्स का मीन्स क्या होता है, किससे रिलेटेड? माइंड। थॉट्स किस में आते हैं? माइंड। रिमेम्बरिंग, हम याद किससे करते हैं चीजों को? माइंड। थिंकिंग, थिंक किससे रिलेटेड होता है? कॉग्निटिव। मैंने आपको बताया था ना एक क्वेश्चन में, मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन क्या होता है? थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। जब आप बोल रहे हो रिमेम्बरिंग, याद रखना, तो हम थिंकिंग किससे करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। प्रॉब्लम किससे सॉल्व करते हैं? माइंड के थ्रू, थिंकिंग के थ्रू। डिसीजन मेकिंग के लिए हमें माइंड की जरूरत होती है। अब इसके लिए हमें सोचना पड़ता है, तो थिंक, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। पेडागोजी का मीन्स होता है डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग स्टाइल के थ्रू पेडागोजी करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस वीडियो में मैं आपके पास में, आपके इस वीडियो लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ
पेन एंड टैब के थ्रू। तो ये एक टीचिंग पेडागोजी है कि हम इसका यूज करें, या मैं कभी आपको क्विजेस देती हूँ, या मैं आपको कोई असाइनमेंट्स दूं सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स को, तो डिफरेंट डिफरेंट पेडागोजी और स्टाइल के थ्रू जब हम टीच करते हैं उसे पेडागोजी बोलते हैं। राइट, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19, what are the learning styles according to Fleming Walk model of learning? So friends, फ्लेमिंगो जो एक ऑथर है, उन्होंने इस वॉक मॉडल को दिया था, VARK। वी का मीन्स होता है विजुअल, ऑडिटरी, आर का मीन्स होता है रीडिंग, एंड के मीन्स काइनेटिक। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग और राइटिंग, और काइनेटिक। काइनेटिक का मीन्स होता है बॉडी लैंग्वेज, काइनेस्थेटिक मीन्स बॉडी लैंग्वेज। सो ये दिया था मॉडल फ्लैमिंगो ने। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20, सो लास्ट क्वेश्चन। Swayam is platform that facilitate hosting of all the courses taught in the classroom from dash to be accessed by anywhere, anyone, everywhere at any time. सो स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि किसी भी रिमोट एरिया में हम इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, एंड उसे जो है हम नॉलेज ले सकते हैं, और अगर हमें सर्टिफिकेशन चाहिए तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट वो जो है वो चार्जेबल होता है। तो स्वयं प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट करता है होस्टिंग ऑल द कोर्सेस, क्लासरूम में पढ़ाने के लिए, एनीवेयर, एनी टाइम, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन मोड के थ्रू, बस आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। यू हैव अ राइट टू एक्सेस द एनपीटीईएल कोर्स और स्वयं। तो ये हमारा क्लास 9 टू पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो इसमें एनरोल कर सकते हैं क्लास 9 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के स्टूडेंट्स। राइट, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस रिमोट एरिया, रूरल एरिया में रहने वाले स्टूडेंट्स को भी स्टडी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड जो है लेक्चर्स और कोर्सेस प्रोवाइड करता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने भी लास्ट टाइम जो है स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, तो स्टूडेंट्स की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को इनहेंस करने के लिए, ताकि स्टूडेंट्स अगर वो कोर्स में एनरोल करते हैं तो उनका कुछ बेनिफिट हो, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से उस टाइप की स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। इन्होंने मल्टीलिंगुअल बड़ी बड़ी जो है मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन किया है। सो मे आई होप कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी डाउट आता है, आई एम ऑलवेज विद यू। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बस मैसेज कर दीजिए, एंड टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एंड आपका एग्जाम की डेट आ गई है, तो मैं आपके लिए वीडियो भी लेकर आती हूँ, एग्जाम कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। जब तक के लिए आप अपनी स्टडी करिए, अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।